नमस्कार, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अ, आप सभी की रिक्वेस्ट पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी की क्लासेस के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि वो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और पहले मैं यूजीसी नेट की क्लासेस या लेक्चर सीरीज़ यहाँ अपलोड करूँ। तो उसी क्रम में बिकॉज़ यूजीसी नेट में रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ कुछ रिसर्च स्कॉलर्स या जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना, उन सभी के लिए भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ लेक्चर्स मैं यहाँ अपलोड करने वाली हूँ और उसमें सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड का वो सिलेबस लिया है जो यूजीसी नेट में कवर हो रहा है। तो आप कंटिन्यू मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए टॉपिक पर मैं वीडियो या लेक्चर अपलोड करूं या लेक्चर सीरीज़ अपलोड करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं। बहुत ही जल्द हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे लेक्चर यहाँ अपलोड कर दिए जाएंगे। ये एक शुरुआत है, तो आई होप आपको ये मेरी शुरुआत पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी पहला टॉपिक यही होता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड में भी यूजीसी नेट के अंदर पहला टॉपिक यही है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। आज आप इसे समझने के लिए आज पहला लेक्चर देख रहे हैं, तो भी पहली बार जो रिसर्च को सुन रहा है, देख रहा है या जिसे बहुत पढ़ने के बाद में भी ये समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ रिसर्च, वो यहाँ समझ सकता है। साथ ही साथ इसके टाइप्स जो हैं कि रिसर्च कितने प्रकार की होती है और अभी तक जो इसके मेजर टाइप्स हैं उन्हें किस किस तरह से रिसर्च की जाती है, उसकी एक शुरुआत है। आगे हम जैसे जैसे टॉपिक कवर करेंगे तो मैं विद एग्जांपल आपको इन्हें और क्लियर करती जाऊंगी। री री मीन्स अगेन। कोई सिद्धांत है, कोई थ्योरी है जिसे आप चाहते हैं कि आप अगेन रिसर्च करें। कई बार रिसर्चर किसी और का टॉपिक ले लेते हैं उसे मॉडिफाई करके और चाहते हैं कि वही रिसर्च में मैं कुछ नए आयाम लेकर आऊँगा, कुछ नई खोज करूँगा या इस सिद्धांत में कुछ नए एस्पेक्ट्स ऐड करूँगा। तो जो री है, RE, वो कहता है कि अगेन रिसर्च हो रही है, अगेन एंड अगेन रिसर्च हो रही है। न्यू, कई बार क्या होता है कि ये देखा जाता है कि समाज में या सोसाइटी में सिचुएशंस जैसे-जैसे बदल रही है, तो जो सिद्धांत हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ नया लाने की ज़रूरत हो जाती है और अगर ऐसा होता है तो उसे कहा जाता है न्यू। न्यू रिसर्च भी होती है और आए दिन होती है और साइंस और टेक्नोलॉजी में तो ये डेली न्यू रिसर्च होती है। आगे हम देखते हैं ओवर अगेन। री का एक मीनिंग ओवर अगेन भी है। कई बार क्या होता है कि रिपीटेड रिसर्च होती रहती है एक ही टॉपिक पर। मान लीजिए कोई सोशल प्रॉब्लम है कि हम बात कर रहे हैं कि क्यों बाल विवाह होते हैं, तो बाल विवाह को बार-बार रिपीटेड रिसर्च की जा रही है और हर बार कुछ नए रिजल्ट निकल कर आते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। कई बार बात की जाती है कि ऐसा क्यों है कि करप्शन है। करप्शन पर रिपीटेड रिसर्च हो रही है, आज नहीं सदियों से हो रही है और उन पर रिजल्ट भी है, हर बार अलग निकल कर आते हैं। तो ये जो इस तरह से री का मीनिंग है कि रिपीटेड रिसर्च होना, अगेन एंड अगेन रिसर्च होना, न्यू रिसर्च होना। तो रिसर्च का जो री है वो हमें ये समझाता है। सर्च मतलब फाइंड आउट समथिंग न्यू। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ नए फैक्ट्स, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि री में भी कहा जाता है कि न्यू, फाइंड आउट समथिंग न्यू। सर्चिंग हमेशा इसीलिए की जाती है। ऐसा नहीं है कि आज से रिसर्च हो रही है, सदियों पहले से रिसर्च होती आई है। मैं तो कहूँगी कि जब शायद पहली बार आग को मनुष्य ने ढूंढा था, वो भी एक रिसर्च थी। कुछ नया ढूंढने की चाहत हमेशा रहती है और जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो रोज डेली लाइफ में हम नए नए प्रयोग देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस स्पीड से आगे बढ़ रही है और साइंटिस्ट किस स्पीड से न्यू रिसर्च करते जा रहे हैं। साथ ही साथ कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को या किसी थ्योरी को एग्जामिन करने की ज़रूरत हो जाती है या पहले से कोई पॉलिसी प्रोग्राम जो लॉन्च हैं,
कई बार होता है कि उनके फेलियर के कारण क्या हैं, या फीडबैक्स जो आते हैं उनके आधार पर उन्हें री एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो भी सर्चिंग का या रिसर्चिंग का एक कारण होता है। फिर कई बार कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ थ्योरीज, कुछ सिद्धांत या कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं सोसाइटी में, जिन्हें समझने के लिए भी रिसर्च की जाती है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जो रिसर्च है, इसका जो सर्च पार्ट है, वो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो रिसर्च, इन दोनों को अगर एक साथ देखें तो मुझे लगता है कि अभी तक की सबसे बेस्ट शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन जो है वो रेडमैन एंड मॉरे की है। रेडमैन एंड मॉरे ने अपनी बुक में 1923 में कह दिया था कि सिस्टमाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। वो रिसर्च को कैसे परिभाषित कर रहे थे? सिस्टमाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, यानी कि व्यवस्थित तरीके से हम अगर कोई खोज कर रहे हैं नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो उसे रिसर्च कहा जाएगा। और देखा जाए तो बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। और अगर आप मीनिंग ऑफ रिसर्च लिख रहे हैं और उसका एंड इस डेफिनेशन के साथ करते हैं, तो ये बहुत बेस्ट है। तो मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी कि ये डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, 2-4 बार आप इसको याद करेंगे। और जैसा मैं हमेशा क्लासेस में आपको बताती आई हूँ कि आप जब भी कोई डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन कहाँ से ली गई है, किस बुक से ली गई है, उसका नाम ज़रूर मेंशन करें, जो यहाँ आपको स्लाइड में मिल जाएगा। तो ये था मीनिंग ऑफ रिसर्च। क्योंकि मीनिंग ऑफ रिसर्च में बहुत कुछ जानने के लिए नहीं होता, सिर्फ आपको एक बार ये समझना होता है व्हाट इज़ रिसर्च, ये मीनिंग क्या है। अगर मेथोडोलॉजी वर्ड इसमें ऐड हो जाए तो मेथोडोलॉजी को कहते हैं सिस्टमैटिक स्टडी, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी। किसी भी सब्जेक्ट में अगर मेथोडोलॉजी ऐड हो जाता है तो उसे कहा जाता है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी, और वो ऑलरेडी रिसर्च में होता ही है। क्योंकि रिसर्च को जब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं थ्योरी में, तब भी इसका एक पूरा सिस्टम है, सिस्टमैटिक है ये। और जब प्रैक्टिकली इसे करते हैं, जब आप एक रिसर्चर बनते हैं, जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, या गवर्नमेंट जब किसी पॉलिसी के लिए रिसर्च कर रही होती है, तो वो सारा का सारे स्टेप्स जो होते हैं वो भी साइंटिफिक होते हैं। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च या अनुसंधान के कई प्रकार होते हैं, और इसे समझने के लिए हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। कई बार रिसर्च की जो थीम होती है, रिसर्च को करने के जो कारण होते हैं, वो अलग होते हैं, और उनके बेसिस पर रिसर्च 2 तरह की होती है, प्योर या बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। प्योर या बेसिक रिसर्च को हिंदी में शुद्ध विज्ञान या मूलभूत अनुसंधान भी कहा जाता है, और अप्लाइड रिसर्च को हिंदी में व्यावहारिक अनुसंधान भी कहा जाता है। व्यावहारिक अनुसंधान, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि अगर रिसर्च करने का उद्देश्य व्यावहारिक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो अप्लाइड हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो वो कहलाएगी अप्लाइड रिसर्च। लेकिन अगर आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य या उसके रिजल्ट पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो सकते, या वो थ्योरेटिकल है, या उनमें कहीं ना कहीं सिर्फ ये उद्देश्य है कि हम इसे जानना चाह रहे हैं, पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो कहलाएगा बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले डिसाइड किए जाते हैं। हाँ, उसका ये कारण होता है कि आपका जो मेथड है, रिसर्च मेथड जो है, आप किस तरह के रिसर्च करने जा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस क्या हैं, आप किस प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, या आपका जो मेथड रहेगा, आपके टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन रहेंगे, वो क्या रहेंगे। और इन सभी के आधार पर टॉपिक भी डिसाइड होता है और ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड होते हैं। जब ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं तो पूरी की पूरी रिसर्च को एक फ्रेमवर्क मिल जाता है कि आपकी लिमिटेशंस क्या होंगी और आपकी रिसर्च कितनी वाइड होगी।
ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर 4 तरह की रिसर्च हम देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या जैसे हम कहते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। मोस्टली कुछ सब्जेक्ट जैसे कि लिटरेचर सब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं जहाँ वर्णन किया जाता है, व्याख्याएं की जाती है, जहाँ ये देखा जाता है कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जहाँ ये देखा जाता है कि ये सिद्धांत है तो ये कब आया, कैसे आगे बढ़ा। जैसे कि हिस्ट्री में अगर कोई रिसर्च की जाएगी तो वहाँ वर्णन किया जाएगा। जैसे कि चित्रकला में अगर कोई रिसर्च की जाएगी तो वहाँ वर्णन किया जाएगा। अगर लिटरेचर सब्जेक्ट्स में कोई रिसर्च की जाएगी तो वहाँ वर्णन किया जाएगा, व्याख्या की जाएगी। तो वर्णनात्मक अनुसंधान में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ वर्णन से रिलेटेड होते हैं। सेकेंड होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी या हम जैसे कहते हैं अन्वेषणात्मक अनुसंधान, हिंदी में अन्वेषण करना, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर जैसा कि शब्द से ही समझ आ रहा है, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में प्री रिसर्च कर रहे हैं या आप किसी सोशल प्रॉब्लम के कारणों को ढूंढ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ था, या आप ये देख रहे हैं कि अभी ये स्थिति है, अभी ये फैक्ट्स हैं, तो आगे क्या होगा। अन्वेषण जनरली ये डेटा से रिलेटेड होता है, फैक्ट्स को देखा जाता है और देखा जाता है कि क्या चल रहा है, अन्वेषण किया जाता है। और ये इस तरह की जो रिसर्च होती हैं ये बड़े बड़े रिसर्च में प्री रिसर्च की तरह काम में ली जाती हैं। और अगर कोई रिसर्चर इस तरह की रिसर्च कर भी रहा है तो उस टॉपिक में, उस थीम पर ये उसकी एक बेसिक रिसर्च मानी जाएगी, जिसके आगे बाकी सारी रिसर्च होंगी। और ये इस तरह की रिसर्च एक बेस का काम करती हैं बाकी सभी रिसर्च के लिए। आगे आती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी या व्याख्यात्मक अनुसंधान। अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे वर्णनात्मक के साथ या डिस्क्रिप्टिव के साथ, बिल्कुल नहीं। डिस्क्रिप्टिव में वो सिर्फ वर्णन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा देखा, ऐसा किया, ये हुआ। व्याख्यात्मक जब शब्द आ जाता है तो कारणों और परिणामों की बात की जा रही है, कॉजेज को देखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि बाल विवाह हुए तो क्यों हुए, क्या उस वक्त महिलाओं पर अत्याचार ज़्यादा होता था। देखा जा रहा है कि अगर पर्दा प्रथा रखी गई तो क्यों रखी गई, क्या उसका भी कारण यही था। और परिणामों को भी साथ में, मतलब एक इस तरह का विश्लेषण किया जाता है, इस तरह की व्याख्या की जाती है कि आप बता रहे हैं कि कारण क्या थे और उसके ये परिणाम हुए, या अभी ये कारण है और ये परिणाम आने वाले समय में होंगे। और लास्ट आता है को-रिलेशनल रिसर्च। को-रिलेशनल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रिलेशन देखा जा रहा है। सहसंबंध रिसर्च कहते हैं इसे। सहसंबंध, जब भी साइंटिफिक स्टडी अपनाई जाती है और रिसर्च में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हाइपोथेसिस है, वहाँ वेरिएबल्स के रोल्स को देखा जाता है कि अगर ये वेरिएबल 1 जो एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर किसी तरह से निर्भर है, क्या एक वेरिएबल के घटने या बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पर कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो क्या कंप्यूटराइजेशन बढ़ने से डिजिटल गवर्नेंस बढ़ा है, क्या इंटरनेट की फैसिलिटी बढ़ने से डिजिटल गवर्नेंस बढ़ा है, क्या हमारे और आपके ई सेवी, या हम कहेंगे कि हम बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गए हैं अब इंटरनेट के साथ, कंप्यूटर के साथ और ई सर्विसेज के साथ, क्या हमारे इतने फ्लेक्सिबल होने से डिजिटल गवर्नेंस बढ़ा है। ये 2 तरह के वेरिएबल्स हैं जिसमें एक वेरिएबल घट रहा बढ़ रहा है और उसका प्रभाव दूसरे वेरिएबल पर हो रहा है। अगर इस तरह से कोई रिसर्च की जाती है, हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है और वहाँ ये देखा जाता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच क्या संबंध है, इस तरह की सारी रिसर्च को को-रिलेशनल रिसर्च कहा जाता है। थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। कई बार जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है या जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसका नेचर कैसा है ये देखा जाता है।
मान लीजिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं किसी ऐसे फैक्टर पर जिसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि नॉन न्यूमेरिक डेटा, जहाँ न्यूमेरिक डेटा नहीं होता, मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अच्छा, बुरा, सही, गलत, कम, ज़्यादा। जब इस तरह के क्वेश्चन हो क्वेश्चनर में, जहाँ आप अपने रेस्पोंडेंट से सिर्फ यही जान रहे हो कि सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ये हम कहीं भी उसे चेक नहीं कर रहे हो या अपने रिजल्ट में नहीं बता रहे हो, सिर्फ एक वर्णन कर रहे हो कि ऐसा है, इतने लोगों ने कहा कि अच्छा है, या हम कह रहे हो कि अच्छा है और बुरा है, या आपके जो वेरिएबल्स हों उनका मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं हो रहा हो, तो इस तरह की रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है, जिन्हें गुणात्मक अनुसंधान कहा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो सोशल साइंसेज में भी अब क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव की तरफ हम जा रहे हैं, बिकॉज अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। अब मैथमेटिक्स को अप्लाई करना बहुत आसान हो गया है। अब हम फ्रिक्वेंसीज निकाल पा रहे हैं, अब हम पीपी प्लॉट्स बना पा रहे हैं, अब हम बार ग्राफ, चार्ट्स सभी में ये बता पा रहे हैं कि कितना परसेंटेज है। पहले जब कंप्यूटराइजेशन इतना नहीं था, तब ये बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और रिसर्च आगे बढ़ेगा, अनुसंधान में आगे नई खोज होगी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में क्वालिटेटिव रिसर्च को किस तरह से क्वांटिटेटिव मेथड में किया जाए, ये भी कुछ नए सिद्धांत आ जाएंगे, कुछ फॉर्मूलाज आ जाएंगे, और उन्हीं के बेसिस पर रिजल्ट जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो पाएगा। लेकिन फिर भी कुछ बाउंडेशंस आज भी हैं, और जो सोशल साइंसेज सब्जेक्ट हैं या ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च ही कर पाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर पाते। कुछ टॉपिक इस तरह के होते हैं। क्वांटिटेटिव आप समझ ही गए, जब न्यूमेरिक डेटा हो जिसे हम प्रेजेंट कर सकें न्यूमेरिक्स में, या जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, क्वेश्चनर इस तरह से डिज़ाइन की गई हो कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनका परसेंटेज आप बता सकें, आप ये बता सकें कि सही और गलत है तो कितना परसेंटेज है, उसके भी अलग अलग फैक्टर्स हों, आप फ्रिक्वेंसी दिखा पा रहे हैं, आप पीपी प्लॉट्स दिखा पा रहे हैं, आप कोरिलेशन दिखा पा रहे हैं, ये सब जो न्यूमेरिक्स आ गए हैं अब रिसर्च में, उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक अनुसंधान। इन्हीं सब टॉपिक को अब हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि एक बार अगर और रिवाइज हो गया तो आप इसे अच्छे से याद हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। आइए अब टाइप्स ऑफ रिसर्च को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक कि ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मदद करेंगी एक कंपैरेटिव स्टडी करने में और समझने में, और आने वाले टाइम में हम इस पर और भी लेक्चर सीरीज अपलोड करेंगे। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या अंतर हो सकता है? पहला अंतर अगर हम देखें तो बेसिक रिसर्च जो होती हैं वो थ्योरेटिकल होती हैं, पूरी की पूरी थ्योरेटिकल होती हैं। वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कैसे उसके चरण हैं। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो प्रैक्टिकेबल होती है, यानी कि उसे अप्लाई किया जा सकता है, प्रैक्टिस की जा सकती है, उसके प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, और अगर कोई और रिसर्चर भी वो रिसर्च करे तो सेम रिजल्ट्स आने की संभावनाएं होती हैं। देन जो बेसिक रिसर्च होती हैं वो एकेडमिक राइटिंग और पब्लिकेशंस के काम आती हैं अधिकतर, क्योंकि जो सिद्धांत हैं वो डेवलप किए जाते हैं, विषय वस्तु डेवलप की जाती है, नए चैप्टर्स ऐड किए जाते हैं, और जो विद्वान या सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो अपने कुछ नए सिद्धांतों को, कुछ नए सब्जेक्ट मैटर को अपलोड करते हैं, या हम कहें कि सब्जेक्ट मैटर को क्रिएट करते हैं। और जब क्रिएट करते हैं तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर एक पब्लिकेशन या राइटिंग के काम आता है लास्ट में। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अप्लाइड रिसर्च की, तो अप्लाइड रिसर्च में ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अप्लाइड रिसर्च की ही इसलिए जाती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब इसके रिजल्ट्स आते हैं तो वो पूरे के पूरे जो रिजल्ट होते हैं उनका यूज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग में किया जाता है। देन अभी जो हमने समझा, बेसिक रिसर्च जो होती है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज करती है।
बिकॉज क्योंकि वो एकेडमिक राइटिंग और पब्लिकेशन का काम कर रही है, नए सिद्धांतों को जोड़ रही है, विषय वस्तु को बढ़ा रही है, तो वो नॉलेज को बढ़ा रही है। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च है उसका मेन पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग है और वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती हैं। आगे हम इनको विद एग्जाम्पल समझेंगे आने वाले हमारे लेक्चर सीरीज में। देन हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर हमने 4 रिसर्च समझी थी, उन्हें दोबारा से हम देखते हैं एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने समझा था कि वो वास्तविक तथ्यों को अध्ययन करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। जितने भी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक हैं जहाँ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है या जहाँ रिसर्चर नहीं चाहता ये स्टडी करना कि कारण क्या थे और रिजल्ट क्या है, वो सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो वो पूरा का पूरा वो अगर लिखता है व्याख्या के रूप में तो वो कहलाता है वर्णनात्मक अनुसंधान। अन्वेषणात्मक में आपने जाना ही था कि प्री रिसर्च जितने भी मटेरियल होते हैं या जो रिसर्च होती है, चाहे वो कोई रिसर्चर करे या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसे ऑर्गेनाइज करे, वो सारी रिसर्च जो अन्वेषण करती हैं, एक्सप्लोर करती हैं, फैक्ट्स को देखती हैं, करंट सिचुएशन को देखती हैं, वो सारी की सारी एक्सप्लोरेटरी या अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहलाती है। एक्सप्लेनेटरी या व्याख्यात्मक अनुसंधान में हम कहेंगे कि कार्य कारण या परिणामों को देखा जाता है, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाता है और देखा जाता है कि उनके आपस में क्या रिलेशनशिप हैं और ऐसा होने के परिणाम क्या होंगे। कुछ इस तरह की रिसर्च जो होती हैं वो सारी की सारी इसमें आती हैं। और कोरिलेशनल जो रिसर्च है, जो वेरिएबल बेस्ड होती है, वहाँ वो ये देखते हैं कि 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है और 2 वेरिएबल्स किस तरह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जब एक वेरिएबल घटता बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी क्या उससे प्रभावित हो रहा है। और इस आधार पे समाज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। लास्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये बहुत अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जब हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा को लेकर रिसर्च कर रहे होते हैं, जब हम क्वालिटी देख रहे होते हैं, जब हम ये देख रहे होते हैं, जब हमारे क्वेश्चनेयर में जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेजरेबल नहीं होते या उनका मेजरमेंट करना मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं होता, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। लेकिन जब हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होता है, हमारी पूरी डेटा शीट होती है, हम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके बाकायदा परसेंटेज में रिजल्ट दे रहे होते हैं, हम बार ग्राफ, पीपी प्लॉट, फ्रिक्वेंसीज, रेग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब मेंशन कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि हमारे वेरिएबल्स को कन्वर्ट नहीं करना होता और हमारे वेरिएबल्स डायरेक्ट मेजरमेंट के लायक होते हैं, तब उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च या मात्रात्मक अध्ययन। ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर था, ये अभी मैं यहीं इसको ओवर कर रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक था, टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे जब मेथड्स ऑफ रिसर्च आएगा तब ये वापस से अगेन रिवाइज हो जाएंगे आपके टॉपिक, क्योंकि इनमें से कुछ जो रिसर्च के टाइप्स हैं उनके मेथड्स को ही हम स्टडी करने वाले हैं और जब मेथड स्टडी करेंगे तो साथ ही साथ ये रिविज़न हो जाएगा। तो आने वाले लेक्चर सीरीज में हमें जो इसका अगला टॉपिक है उसे देखने वाले हैं हम, पॉजिटिव्स को। और उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो, आपको अच्छा लगा हो, आप कोई चाह रहे हो कि आपके बताए हुए टॉपिक पर ये वीडियो लेक्चर में अपलोड करूं, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।